आज का उत्सव बड़ा निराला है। आज यहाँ राजेश्वर भवन में आनंद महकने वाला है। आज यहाँ राजेश्वर भवन में आनंद महकने वाला है। आपकी तालियां यूं ही बजती रहे तो कार्यक्रम में रंग बरसने वाला है। कार्यक्रम में रंग बरसने वाला है। बोले राजेश्वर भगवान की। श्रीमान खरताराम जी और वशिष्ठ रतिगण श्री हेमाराम जी पटेल पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आए हैं हमारे चाहने वाले, जी भर के खुशियां मनाओ। आए हैं दिल के दिए जलाने वाले, आए हैं दिल के दिए जलाने वाले। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ, तेरी शरण में हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। अगली कड़ी में हर साल री बहुती अन साल भी जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, भाई बीच में प्रोफेसर डॉक्टर खरताराम जी पटेल साहब जो अपने बीच में मौजूद हैं। आज रण उत्सव रा और प्रतिभावान सम्मान समारोह रा मुख्य अतिथि हैं। आप श्री बाबूराम जी ठक पाली जिला रे में हेमावास गांव रे में आप जन्म भी और हेमावास गांव रे में आप है जो को 8वीं तक री पढ़ाई प्राप्त की दी। बना बहादुर में 10वीं 11वीं पाली सरकारी स्कूल रे में आप है जो को 10वीं 11वीं पास की दी बताऊं। और बना बाद में BSc की डिग्री पाली कॉलेज की आप हासिल की दी है। बना बहादुर में आप MSc भौतिक विज्ञान एंड डायरेक्टर PhD जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर आप है जो डिग्री प्राप्त की दी। बना बहादुर में शिक्षा में हमेशा पढ़ाई में हमेशा पहला नंबर आवा वाला, टॉप नंबर थी पास वेवा वाला, अच्छा अंकों पास वेवा वाला। 1984 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय और 2004 एसोसिएट प्रोफेसर और 2011 में आप प्रोफेसरी आप पदरे माते शोभित वेदिया है। हमारे वर्तमान में 2021 में आप विभाग अध्यक्ष जो भौतिक रे में विभाग अध्यक्ष से बड़ो दायित्व आप निभाव रिया है। अलावा विश्वविद्यालय में अनेक प्रकारी जो जिम्मेदारी सिंडिकेट सदस्य, चीफ प्रोजेक्टर, अनुशासन रखने की समिति के प्रमुख, चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी और अनुपहली कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सेवा योजना, एडवाइजर स्टूडेंट यूनियन, कोऑर्डिनेटर नेट क्लास हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपके दादाजी स्वर्गीय मदाराम जी पंचायती राज की स्थापना से लगातार 20 साल तक सरपंच रिया है मारवाड़ में निर्विरोध। वर्तमान में आपरे पाली जिला में वैद गांव है और वैद गांव रे में कृष्णा पब्लिक स्कूल रे नाम थी हमारे बहुत बड़ी स्कूल आप खोली है। जटे चौराई इलाका में करीबन 700 से 800 विद्यार्थी वर्तमान में आपरी स्कूल रे में बटे पढ़े रिया है। हॉस्टल व्यवस्था है
आपरा लड़का रोहित जी है पण स्कूल ने आप बढ़िया तरीकाओं व्यवस्थित तरीकाओं है जो मैनेजमेंट करे दिया है। स्वागत की इसी कड़ी में सबसे पहले निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय श्रीमान जोगाराम जी से सभा बनाकर श्रीमान डॉक्टर खरताराम जी का स्वागत करावे। श्रीमान जोगाराम जी। अगली कड़ी में निवेदन करूंगा मानाराम जी से। सापो में अगली कड़ी में निवेदन करूंगा मानाराम जी से कि आप माला पहनाकर श्रीमान खरताराम जी का स्वागत कराएं। पहला सापो है, सापो है पहला। माला में सापो है पहला। जोरदार तालियों से स्वागत। अगली कड़ी में निवेदन करूंगा जीवन राम जी से कि मोमेंटो प्रदान कर श्रीमान खरताराम जी का स्वागत करावे। जीवन राम जी। हमारे दिलों में है देखना दम कितना बाजुए कातिल में है। अभी देशभक्ति का जो जज्बा हुआ जो आपके सामने हर एक को अंदर से रोमांचित कर गया, हिला दिया, और यही अपने देश प्रेम की भावना कश्मीर को कन्याकुमारी से, गुजरात को अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये देश के संस्कृति के विभिन्न रंग, विभिन्न आयाम, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोलियां, विभिन्न पहनावे, ये हमें सब आपस में जोड़े हुए हैं। मैं आज की इस शाम तो नहीं कह सकता, दोपहर से ही शुरू हुआ और रात तक ही जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम जो कि चौधरी आंजना समाज चेन्नई की धरती पर पूरा का पूरा राजस्थान उतर आया, उस राजस्थान को आपने पश्चिम से ले जाके दक्षिण से किनारे पर ले आया। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं कि आपने राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऐसा आयोजन, ऐसा भव्य आयोजन इस तरह से धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ आयोजन किया और उसमें कई तरह के रंग भर दिए। जहां हमारे साधु संत विराजमान है जो कि पिछले 2 महीने से आपके श्रावण माह के झूला कार्यक्रम हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक रंग धार्मिक आपको जो आभास देने वाले हमारे कानाराम जी महाराज शिकारापारा से पधारे, हमारे ज्ञान प्रकाश जी महाराज जिन्होंने पूरी भक्ति में वातावरण का उल्लाहित किया। आज जिस तरह से पूरा समाज एक मंच पर इस तरह से, जो कि जैसा अभी हनुमान राम जी कह रहे थे कि जगह कम पड़ रही है, जगह मारवाड़ी में कहावत है कि सैंड तो सौंकड़ा ही भला, तो हम इतने अनुशासित है कि इसमें भी पिछले 5 घंटे से बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी अवरोध के इस तरह से बैठे हैं और सारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान से हमारे मेरे साथी, मेरे मित्र हेमाराम जी जड़मल जिन्होंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। समाज के संरक्षक रेखाराम जी विराजमान है, मंच पे जगह कम है क्योंकि समाज के कुछ बुजुर्ग जिन्होंने इस चेन्नई में
हमारे समाज को नाम को रोशन किया है, उनकी जगह मंच पर है। मुझे पता है आयोजनकर्ताओं की अपनी मजबूरी रही है और जिस तरह का सैलाब उमड़ पड़ा है तो ये जगह वास्तव में कम है और वो भी मुझे खुद को लगा, पर मैं नीचे नहीं बैठ सकता क्योंकि आप मुझे बैठने नहीं देते, परंतु मुझे भी लग रहा था कि मैं आपके साथ वहाँ बैठूं। मैं ऐसे महानुभावों का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। रेखा राम जी, कोटड़ा, गजा राम जी, जो कि बता रहे थे कि सन 70 में यहाँ आए और आज इनकी तीसरी पीढ़ी। अभी हेमाराम जी बता रहे थे कि एक जो प्रयोग अभी चल रहा था वो बच्ची इंग्लिश में बोल रही थी कि अब ये गजाराम जी के सामने उनको बोलाओ परंतु वो उनकी मेहनत है कि ये बच्ची यहाँ तक पहुँची है और आज इस चेन्नई पे इंग्लिश में बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट जो ज़्यादातर आप लोग नहीं समझते, परंतु मैं इस फील्ड का हूँ, मैं इसका जानकार हूँ। मुझे पता है कि वो उनकी जो भावना थी, उनके जो भावार्थ थे, वो बताना क्या चाह रहे थे, उनमें क्या सोच थी, वो एक बहुत ही बड़ी सोच के विद्यार्थी थे। इसी तरह से हमारे नरिंगा राम जी विराजमान है, कहाँ विराजमान है, राम राम सर और इस चौधरी आंजना समाज चेन्नई के वर्तमान के अध्यक्ष जोगाराम जी पिलास, वो कि बिल्कुल ही अलग रंग में है, उन्होंने अभी थोड़ा वजन कम कर दिया है नरिंगा राम जी, लामरोड, जोड़वाड़ा, श्री भारता राम जी, श्री रत्ना राम जी, जीवन राम जी, जयपा राम जी, थाना राम जी, बैरा राम जी, अंडा राम जी, हनुमान जी का मैं नाम ले ही रहा हूँ, नरसा राम जी जो कि हारणी, हालांकि काला ज़्यादा है वहाँ पर ये हारणी है, गैना राम जी पौंड, नेताजी का ही विराजमान है, बाबूलाल जी भी यही कहीं थे, ये आगे बैठे सबसे, राणा राम जी। और मैं सबका अगर नाम लूँ मुझे माफ़ करना, तो इतना समय आपने दिया है और इस नामों में समय व्यर्थ नहीं करें, अपन काम की बात में समय व्यर्थ करें। तो मैं आपके सामने कुछ बातें विद्यार्थियों के लिए, कुछ अपने लिए सारी बातें रखना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा समय आप लोग देंगे। मैं अभी जो विद्यार्थी थे जो 10th जिन्होंने पास किया और अब 11th में है, जिनके 90 या 90 से ज़्यादा परसेंटेज है, मैं उनसे सबसे सवाल कर रहा था कि आप आगे अभी क्या कर रहे हैं, आपने क्या सब्जेक्ट लिया है। तो ज़्यादातर जो बच्चे थे उन्होंने साइंस बायोलॉजी ली। सबका एक धैर्य था कि हमें डॉक्टर बनना है। साइंस बायोलॉजी अगर 10th के पास कोई बच्चा लेता है तो उसका पहला एम होता है मेडिकल में कहीं न कहीं डॉक्टर बनना। अगर मैथमेटिक्स कोई बच्चा लेता है, एक बच्ची मेरी, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ, मैथमेटिक्स कोई लेता है तो आज के समय में सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है इंजीनियर बनना। कॉमर्स में कुछ बच्चे कॉमर्स के भी थे, कुछ बिजनेस मैथमेटिक्स के थे जो बिजनेस की मैथमेटिक्स यानी कि अपना बिजनेस में गणित का काम करेंगे, कुछ सीए के लिए कॉमर्स भी लिए हुए थे। तो मैं एक बात, बेटा 1 मिनट आवाज़ से थोड़ा सा सुन लो, मेरी बात आपको ज़्यादा खराब नहीं लगेगी, एक ना मैं विश्वास दिलाता हूँ। जो बच्चे 10th में 90 या 90 से ज़्यादा परसेंटेज लेकर साइंस बायोलॉजी ली है या मैथमेटिक्स ली है, उनको एक मेरी सीख है कि उनका पहला टारगेट नीट हो सकता है, परंतु आखिरी टारगेट नीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे बहुत ही दुनिया है। मैं आपको एक एग्जांपल मैं अपने ऊपर बताता हूँ कि मैं जब 11th पास, आज आप कर नीट जो देते हो 12th के बाद में आपका नीट होता है। पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो है वो 11th के बाद में 11th बोर्ड हुआ करता था, उसके बाद में पीटी और पीएमटी जिसको बोलते हैं वो एग्ज़ाम हुआ करता था। मैं ये बात कर रहा हूँ 83-84 की, जिस समय मैं 11th पास की थी। मैं 11th में मेरे ऑप्शनल में उस समय 83 में अगर केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स की गिनती की जाए तो मेरे 87% उस ज़माने में थे।
हिंदी और इंग्लिश क्योंकि कम पढ़ते थे, पर 87% 11th बोर्ड में मेरे मैथमेटिक्स में थे, मेरे 90 मार्क्स मैथमेटिक्स में थे, 88 मेरे केमिस्ट्री में थे और 86 या 85 कुछ थे फिजिक्स में थे। परंतु उसके बाद में जिस तरह से आपकी आकांक्षा है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसी तरह क्योंकि हमारे आगे जो बुजुर्ग हैं आपको तो बताने वाले हमारे जैसे आज खड़े हैं, पर हमें बताने वाला वहाँ कोई नहीं था। हम अपने घर से निकले, जहाँ भी निकले जगह मिली, रुके तो रुके, बैठे तो बैठे, पढ़े तो पढ़े, सोए तो सोए, बताने वाला कोई नहीं था। हमने भी इसी तरह से इंजीनियरिंग के लिए ड्रॉप किया, इंजीनियरिंग नहीं हुई। अगर मैं उस समय नर्वस हो जाता, निराश हो जाता, तो आज आपके सामने जिस स्थिति में मैं खड़ा हूँ उस स्थिति में खड़ा नहीं होता। क्योंकि कई बच्चे हमारे मेडिकल की 1 बार 2 बार 3 बार तक ड्रॉप करके परीक्षा देते हैं और उसके बाद में वो निराश होते हैं, निराश होने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं उस पर कहना चाह रहा हूँ कि वो आपका पहला लक्ष्य हो सकता है, वो आपका आखिरी लक्ष्य नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में अगर नहीं है तो आप अपनी डिग्री कीजिए, और डिग्री करने के बाद में इतने रास्ते खुले हैं जिसकी आपको आज की तारीख में कल्पना नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं वापस मेरे ऊपर ही आता हूँ। मेरा पीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत निराश हो गया। परंतु फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो चाहे पढ़े लिखे कम है, परंतु उनमें जो समझ है वो समझ आप में भले आप पढ़े लिखे हैं, पर जिस उम्र के आप हो वो आपकी समझ नहीं है जो आपके पेरेंट्स की समझ है, चाहे वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें हौसला दिया और आगे बढ़ने का रास्ता बताया। मैं बहुत एक सीधा गणित जिसमें बीएससी की, बीएससी में भी 80% आए, फिर एमएससी फिजिक्स की, उसमें भी मेरा फर्स्ट डिवीजन बना, फिर एमएससी के बाद में पीएचडी डॉक्टरेट जिसको बोलते हैं वो की। और आज क्योंकि हमें कुछ रास्ते दिखाए गए हैं और कुछ रास्तों की हमें जानकारी है, परंतु एक रास्ता जो शायद आपको पता नहीं है, जिस जगह पर मैं हूँ, मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद में हूँ, उसकी बात कोई नहीं करता। क्योंकि अगर आप प्रोफेसर बन रहे हो, और विशेष तौर से जो बच्चियां हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर का जो पद है वो सारे पदों से ऊपर है। क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अगर आईएएस है तो आईएएस वो बनाता है, आईएएस बनाने वाला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, और पूरे परिवार को, और अगर उसकी इच्छा हो तो समाज को जगाने वाला कोई शिक्षाविद कहलाता है तो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, मैं आईएएस बनने से रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप निराश नहीं हो। आपके लिए एक आसान रास्ता है कि आप सीधे सीधे रास्ते ही जाओ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सीधे सीधे रास्ते भी जा रहे हो तो आप अपनी मंजिल के टॉप पर जरूर पहुँचेंगे। और स्पेशली जो गर्ल्स है, जो बच्चियां हैं, उनके लिए वो सबसे आसान रास्ता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप आईएएस एक बनते हो तो 24 घंटे की नौकरी है। आईएएस के बहुत बड़े पावर है, मैं मानता हूँ, परंतु जो बच्चियां अगर वहाँ तक कड़ी मेहनत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। मैं कम मेहनत की बता रहा हूँ। कम मेहनत अगर करके भी आप टॉप पर पहुँचना चाहते हो तो ये एजुकेशन की टॉप जो कड़ी है वो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, जहाँ पे आराम की नौकरी है, डिसिप्लिन की नौकरी है, आपके घर और परिवार को आगे बढ़ाने वाली नौकरी है, समाज में इज्जत देने वाली नौकरी है। तो इसीलिए आप उधर भी विचार कर सकते हो। साइंस के विद्यार्थी है, जैसा मैंने बताया, 10th के बाद में बायोलॉजी से डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में जाने के लिए मैथमेटिक्स ले सकते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड भी, जो भी इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, उसमें जा सकते हैं। और एक जो हमारे समाज के या हमारे बच्चे जो नहीं जानते, आपके एक अभी एग्जाम्पल बताया जा रहा था मोहनलाल जी मालवीय का, वो एक रिसर्च का फील्ड है। और रिसर्च का फील्ड भी जो लेडीज है, जो बच्चियां यहाँ बैठी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है, एक जगह रहने का फील्ड है, और वो भी आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वो फील्ड भी आप
जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें कई बड़ी बड़ी लैब्स है जहाँ पे आपका अगर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट वैकेंसी आती है। अगर आप में इंटेलिजेंट है, बेटा इधर मेरी तरफ देखो, उधर तो क्यों देखो, मैं बात कर रहा हूँ हैं। मैं मेरी क्लास में आपकी तरह 100 बच्चे बैठते, मैं इधर उधर देखने नहीं देता, ये थोड़ी मेरी बुराई है। अगर काम की नहीं लगे तो भी सुन लो, हो सकता है पड़ोसी के काम की हो। तो आपका रिसर्च का जो फील्ड है उस फील्ड में आप जा सकते हो। आप दूसरे मोहनलाल जी मालवीय बन सकते हो और अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम जो है रोशन कर सकते हो। इसी तरह से आप साइंस लेके मर्चेंट नेवी, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, आप नेवी का एक फील्ड है मर्चेंट नेवी, उसमें भी आप जा सकते हो। आप फॉरेंसिक साइंस, जहाँ पर साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंस का अनुसंधान होता है, और जो विशेष तौर से जो अपराधी होते हैं, अपराधियों से संबंधित कोई भी जो डाटा निकालना है उसके लिए जो साइंस है उसको फॉरेंसिक साइंस है। आप उस फील्ड को भी जो है चुन सकते हो। इसके अलावा आप जो है अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स का एक फील्ड सबको पता है, एक अभी नाम बच्ची का आ रहा था, आरती, सीए बनती। कॉमर्स करके आप जो है 12th पास करके सीए के साथ में पहले सीएस की कर दो, कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी करते रहो, और नहीं तो डायरेक्ट सीए की भी कर सकते हो। 3-4 साल 5 साल में आप सीए बनते ही हो। उसके अलावा जो आप कंपनी सेक्रेटरी, जैसे मैंने कहा, आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए का भी फील्ड भी बहुत ही अच्छा फील्ड है, वो कर सकते हो। आप फाइनेंशियल प्लानर, आप जो बड़ी बड़ी जो आपकी योजना है, योजना आयोग है, नीति आयोग है, उसमें आप जा सकते हो। कॉमर्स के आदमी के लिए वो फील्ड है नीति आयोग, जहाँ पे बिजनेस की प्लानिंग होती है। बिजनेस का जो पैसा है वो पैसे की प्लानिंग किस फील्ड में, कितना एग्रीकल्चर में लगाना है, कितना मेडिकल साइंस में लगाना है, कितना डिफेंस में लगाना है, कितना पैसा उद्योग में लगाना है, कितना पैसा हेल्थ में लगाना है, कितना आपका अलग अलग जो ब्रांचेज है सरकार की उसमें पैसा लगाना था, उसका जो मैनेजमेंट है उसमें कॉमर्स का आदमी ही फिट होता है। आप उसमें जा सकते हो। आप मनी का मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हो। परंतु अगर साइंस का कोई विद्यार्थी है तो साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स में जा सकता है, पर कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस में नहीं आ सकता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आर्ट के आप विद्यार्थी हो तो आर्ट का तो इतना लंबा फील्ड है जिसकी आप सीमा नहीं, परंतु आर्ट का विद्यार्थी साइंस में नहीं जा सकता, आर्ट का विद्यार्थी कॉमर्स में नहीं जा सकता। सिर्फ आर्ट्स आपने पहले से सेलेक्ट कर दी तो आर्ट्स में आप तय हो जाओगे। परंतु आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, एक आपने अपना टारगेट, क्योंकि ये टारगेट की जो उम्र है, अभी एमआरएम जी ने बताया था कि आपके जीवन के 4 या 5 साल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, इन 5 सालों में आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आगे बढ़ने का है और एक रास्ता उसका उल्टा है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा रास्ता चुनना है? अगर आगे बढ़ना का रास्ता चुनना है तो वो 5 साल आपको दिन और रात, मैं 5 या 6 घंटे की बात नहीं करता, आप रात में भी सो रहे हो तो आपका प्लानिंग वही होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है। दिन और रात जो टारगेट आपने तय कर दिया उस टारगेट में आप लग जाओ, और लग गए। इन आपकी 10th से लगा के ग्रेजुएशन तक के पीरियड में मैं टोटली 5 साल की बात करता हूं, तो आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। और यही 5 साल आपके दूसरे तरीके, दूसरे रास्ते पे जाने हैं। अगर इन 5 सालों में आपने कुछ भी नहीं किया, जिस तरह से हमारे पास आजकल मोबाइल आ गया, हर जेब में एक होता है, अब एक नहीं है तो 2 भी होते हैं, नहीं तो एक में 2 सिम तो होती है। अगर हमने उसमें समय अपना गंवा दिया तो फिर वो 5 साल तो आराम से निकल गए, क्योंकि वो उसका पैसा अपने माता पिता दे रहे थे, अपना पैसा नहीं था। पर उस 5 साल के बाद में जीवन बहुत लंबा है, उसमें केवल और केवल संघर्ष है। तो ये 5 साल आपको क्या करना है ये आपको तय करना है। और जो पेरेंट्स बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भी अपने बच्चों पर इन 5 साल में ही निगरानी देनी है। इन 5 साल में अगर वो कर गए,
निकल गए तो जीवन सफल है, न केवल उनका बल्कि उनके परिवार का, उनके पेरेंट्स का और पूरा उसके साथ में समाज का और इस देश का। और इस 5 साल में आप अगर भटक गए इस रास्ते से तो जीवन आपका मुश्किल है और उस मुश्किल जीवन का आप जो दर्द है वो जीवन भर भोगते रहोगे। और इस मुश्किल हालत में कई बार ऐसे कठोर और आत्मघाती निर्णय लेते हैं जिससे कि अपने पेरेंट्स को पछतावा आप देते हैं। तो ये 5 साल आपको भूल जाओ मोबाइल को, मोबाइल आप रखो, मोबाइल रखो, परंतु केवल और केवल एक साधारण मोबाइल रखो जो कि आप अगर कॉलेज जा रहे हो और घर पे आपको ज़रूरत है बात करने की, क्योंकि ज़रूरत है तो उसके लिए रखो। उसमें इतनी फालतू की चीज़ें आती है। अगर मोबाइल की जो क्रांति आई थी, मोबाइल की क्रांति वास्तव में क्रांति थी। आज ये मोबाइल हमें अमेरिका से जोड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ डायरेक्ट लाइव हो रहा है। अभी हनुमान जी बता रहे थे कि राजस्थान में सब हमें बैठ के देख रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में ही नहीं देख रहे हैं, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी हमें देख रहा है, अगर वो देखना चाह रहा था तो। ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल के कारण कितना फायदा हुआ है। परंतु आज इस मोबाइल पे जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो केवल और केवल ज्ञानी आते हैं। एक जिस तरह से मैं एक यूनिवर्सिटी का व्यक्ति हूँ, उसी तरह से एक बोलचाल में आजकल लोग बाग बताते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अब वो कहाँ है, परंतु यूनिवर्सिटी का मतलब कोई होना जरूरी नहीं है, जगह होना जरूरी नहीं है, जो ज्ञान देते रहते हैं। हमें ये करना है, हमें वो बनना है, हमें यूं नहीं करना है, परंतु वो क्या करते हैं, वो 24 घंटे यही करते हैं। तो ये जो ज्ञान की दुनिया बढ़ावा इस मोबाइल में दे रही है। और इसके साथ में आप किसी को कुछ भी कह दो, मतलब हम अपने जो संस्कार है इस मोबाइल में कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे लगता है क्या वास्तव में हम संस्कारित है। हमारे जो बुजुर्ग हमें जहाँ तक पहुँचाया, जहाँ तक पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम वहाँ पर फिट हैं, क्या हम वहाँ पर सही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता, परंतु वास्तविकता जो है वो ये है। तो इसलिए आज मोबाइल का अगर आपको सही उपयोग करना है तो मोबाइल रखो, और अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरी तो एक सलाह है कि अगर हो सकता है और हो सके और आप रह सको तो मोबाइल का या तो यूज़ करो ही मत, और अगर करो तो कम से कम करो। उसके बाद में आपके पास मोबाइल दुनिया आपके पास आएगी, आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया आपको सलाम करेगी। तो हमें सलाम करने वाला बनना है या हमें सलाम करवाने वाला बनना है, ये आपको तय करना है। और ये इससे तय होगा, क्योंकि ये अपनी बर्बादी दे रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपना समय खराब कर रहा है। क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जहाँ हम अपने को धन्य समझते हैं कि हम उस कुल में पैदा हुए जहाँ हमारे संत शिरोमणि राजा राम जी महाराज अवतरित हुए। हम उस कुल में आते हैं और उन संतों की परंपरा को हमारे जो आगे की जो संतों की पीढ़ियां हैं उन्होंने बढ़ाई है। आप देवाराम जी महाराज ने, आप कल्पना करो 1968 में पाल रोड, भैरू जी के पाल रोड पर 15 बीघा जमीन उन्होंने रखी। मतलब उस समय कल्पना कर सकते हो, मैं तो 66 में पैदा हुआ, यानी कि मैं दूध पीता बच्चा था। संत जो गुरुजी थे जिन्होंने 15 बीघा जमीन जो आज जोधपुर के हाट में है, जिस तरह से ये आपने इस चेन्नई के हाट में जगह बनाया, इसी तरह से वो एक हाट में जगह ली और उसी चीज़ को हमारे कृष्णाराम जी महाराज ने आगे बढ़ाया। पूरे समाज, मैं ये मानता हूँ कि ये मारवाड़ का एक भी कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ समाज के हॉस्टल नहीं बने हुए हैं, सारी जगह। और वो हॉस्टल कोई कमरे के हॉस्टल नहीं है या 100 बाई 200 के गज में नहीं है, वहाँ बीघों में जमीन है। हर जगह जो हमारे समाज की जो संतों ने जो ली है वो बीघों में जमीन ली है। और उसी परंपरा को आज जो गादीपति है हमारे, उनकी भी ये सोच है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है चेन्नई जाना है और विशेष तौर से बच्चों के लिए जाना है। हम बड़े बुजुर्ग तो वहाँ भी मिल लेते हैं, परंतु आपसे मिलना वहाँ इस तरह से नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना है। तो मैं उनके मान के आया हूँ और वो आपके किस तरह से समाज की जो
संस्था है जिसको हमने स्टार्ट किया था स्कूल बनाने का काम 2001 में, और आज वो एक पौधा जो कृष्णाराम जी महाराज ने लगाया था, आज वो वट वृक्ष है, और वट वृक्ष पूरे समाज को एक छाया दे रहा है, और न केवल छाया दे रहा है, फल दे रहा है। उससे पढ़ के बच्चे नौकरी में जा रहे हैं। उनकी इसी सोच को उन्होंने जयपुर में लगाया। जयपुर में बहुत बड़ा जो समाज का भवन है, जहाँ समाज के लोगों को रहने की भी व्यवस्था है और समाज के बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था है, और वहाँ से भी बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। उन्हीं सोच को उन्होंने दिल्ली में लगाया, और आज दिल्ली में भी समाज का बहुत बड़ा भवन बन रहा है, और एक और बहुत बड़ी ज़मीन जो ली है उसमें भी एक भवन बढ़ेगा। ये सब जो है, हम ये मानते हैं कि हम इस समाज में पैदा हुए तो अपने आप को भाग्यशाली माने कि हमारे ऊपर जो है हमारे वृद्ध हस्त है। अगर आपके ऊपर एक कोई आपका घर में भी एक घर होता है, घर में मुखिया नहीं होता, उस घर का आप देखो, और जिस घर में मुखिया होता है उस घर की आप स्थिति देखें, तो जहाँ मुखिया है पूरा अनुशासन है और सब अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ मुखिया नहीं है, जहाँ पर सब अपना अपने तरीके से चलते हैं और वो बिखराव की तरह जाते हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे समाज को मुखिया मिले हुए हैं, और लगातार उनकी जो सोच है वो समाज को आगे बढ़ाने वाली सोच है। अब ये तय हमें करना है। आपके जो है, जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपके जो पेरेंट्स है, देख लो इस चेन्नई के हार्ट में इतनी बड़ी जो जगह है, और जहाँ आज पैर रखने को भी जगह नहीं मिल रही है, और इतने बड़े जो आयोजन, और मैं जो बच्चों को सुन रहा था वहाँ मुझे नहीं लगा कि मैं चेन्नई में हूँ, मुझे लगा कि मैं जोधपुर और पाली में बैठा हूँ और ये इस तरह के कार्यक्रम को देख रहा हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं। जिस तरह का धैर्य, जिस तरह का अनुशासन जो आप आज दिखा रहे हो, उसी तरह का धैर्य, 4 बातें हैं आप तय कर लो। सबसे पहले जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य तय कर लो। आप एक टारगेट तय करो कि मुझे जीवन में ये बनना है, और टारगेट कभी निम्न स्तर का नहीं हो। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि अगर आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आप कहो कि मैं IIT और यूनिवर्सिटीज का प्रोफेसर बनूं, न कि मैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बनूं। आपका टारगेट प्राइमरी स्कूल के टीचर का नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट टीचर ही बनना है तो यूनिवर्सिटी, IIT, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बनने का टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर बनना है तो खाली MBBS करने से नहीं होगा। MBBS कर दी, डॉक्टरी डिग्री मिल गई, ये बात सही है, परंतु आपको आपकी जो MBBS है वो एम्स से हो, आपकी जो केंद्र की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है वहाँ से हो। आज हिंदुस्तान के हर राज्य में एक एक बड़ा एम्स है, जैसा राजस्थान में भी जोधपुर में है, दिल्ली में पहला एक ही एम्स थे, अब पता नहीं हर राज्य में एक एक हो गया। तो आप डॉक्टर बनना है तो आप टारगेट एम्स के डॉक्टर बनने का करो। उसके बाद में वहाँ नहीं बढ़ पाओ, और जहाँ भी हो जाए, चाहे आप PSC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो वो एक अलग बात है। परंतु आपका जो सपना है, बड़े सपने देखो, बड़े ख्याल देखो। अभी एक बच्चा बता रहा था कि सपने आप रात में नहीं, नींद में नहीं, सपने दिन में देखो, खुली आंखों से देखो, और उन सपनों को देखकर उन सपनों को किस तरह से आप पूर्ण कर सकते हो, उसी तरह आप आगे बढ़ो। आप जिस धरती पे हैं, आपने नाम सुना होगा। मैं चेन्नई में आके अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ये अब्दुल कलाम जी की धरती है। ये धरती चेन्नई की धरती, अब्दुल कलाम ऐसा व्यक्ति आपको न देखने में मिलेगा न सुनने में मिलेगा। वो इस चेन्नई, इस आपकी तमिलनाडु की धरती में पैदा हुए, भारत रत्न, भारत का प्रथम व्यक्ति बना, भारत का राष्ट्रपति बना। और जो आज इसरो की बात कर रहे हैं, जहाँ ये चंद्रयान 1, 2 और अब 3 भी आपकी जो है चंद्रमा की कक्षा में चला गया और सफल हो गया। अपने चंद्रयान से 4 दिन पहले रसिया का चंद्रयान भेजा गया था, वो फेल हो गया, पर अपना चंद्रयान वहाँ पे सफल हुआ। तो इसके पीछे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जो मेहनत है, उनकी जो तैयारी है, उन्होंने जो कार्य किया है, उसी कार्य को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इतने पद पर जाने के बाद में भी एक उनका जो
बहुत ही छोटी सी बात मैं उनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह के राष्ट्रपति पद पर वो पहुंच गए। राष्ट्रपति का पद कोई छोटा पद नहीं, भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पद पर जाने के बाद में भी उनके गांव से, परिवार से, उन्होंने शादी नहीं की, पर उनका जो भाई बंधु थे वो वहां पर आए और जब राष्ट्रपति भवन में रखा तो वो जो परिवार के सदस्य जाने के बाद में उन्होंने अपने सेक्रेटरीट को ये बताया कि ये जो जितने दिन रुके यहाँ उसका किराया कितना बनता है, और उन्होंने अपनी तनख्वाह से वो किराया जो है वहाँ पे जमा कराया। ऐसे व्यक्ति हमें इस तमिलनाडु की धरती से मिले हैं। तो हमें अगर अपना आदर्श बनाना है, अपना आइडियल बनाना है, तो ऐसे लोगों को बनाओ, अब्दुल कलाम जैसे लोगों को बनाओ। आपको अगर फौज में जाना है तो सुभाष चंद्र बोस जैसों को बनाओ। ये आपके आदर्श। कई बार हम एक छोटी छोटी बात करते हैं कि मैं तो अकेला हूं, अकेला क्या कर सकता। अकेला आपकी जो सोच है, अगर वह आपकी अकेली है तो आप नहीं कर सकते। परंतु अकेला क्या नहीं कर सकता, आपके हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जैसे लोग, एक हार्ड मास का आदमी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, आइंस्टाइन जो भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि क्या कोई कल्पना भी कर पाएगा कि इस देश में एक बिल्कुल ही हार्ड मास, जिसका बिल्कुल ही शरीर देखने से भी लगता था कि शरीर है ही नहीं है। हमें तो फोटो ही देखने को मिला क्योंकि 1949-50 में तो हम पैदा नहीं हुए थे। परंतु एक हार्ड मास का व्यक्ति इतनी क्रांति ले आएगा एक लाठी के दम पे। हाँ, उस लाठी के दम के साथ ये क्रांति भी साथ में थी, पर दोनों धाराएं साथ में चली, आपकी सत्याग्रह की, अहिंसा की, और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे एक भगत यहाँ पे विराजमान है सामने, ऐसे क्रांतिकारी लोगों की, आपकी भगत सिंह की, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की भी, क्योंकि आपको दोनों तरह के रास्ते चाहिए। हमें ऐसे आदमी भी चाहिए और हमें इस तरह के लोग भी चाहिए, तभी इस देश को उन्होंने आज़ाद करवा पाया। आप एक कल्पना करो, जो साइंस के विद्यार्थी है, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा एक साइंटिस्ट न्यूटन। अगर न्यूटन का नाम सुना है, न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे खड़ा था, सेब के पेड़ पे खड़ा था, ऊपर से सेब गिरी, ऊपर से सेब पकी हुई थी, आपके नीचे गिर गई। जब उसके नीचे गिरी, चाहे उसके लगी या पास में गिरी, तो उसने उस समय तय किया कि ये सेब नीचे क्यों गिरी। मतलब पहले वो कुछ भी नहीं था। एक कल्पना करें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। उसने वो एक सेब नीचे गिरी, उसने कहा कि ये सेब नीचे क्यों गिरी, अगर टूट के ऊपर भी जा सकती थी, पर तो नीचे गिरी। तो उसने वहाँ से उसकी खोज अनुसंधान जारी किया और एक नया तथ्य दिया, नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो पृथ्वी है अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी हर चीज को एक बल से नीचे खींचती है। ये एक बहुत बड़ा जो है उसने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। परंतु उसके बाद में और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी भी एक सीमा है। अगर जैसा कि हम नासा में हमने एक चंद्रयान 3 भेजा, इस यान की जो गति है उस गुरुत्वाकर्षण बल के सीमा के अंदर ही होती तो ऊपर जाता ही नहीं। उन्होंने नया प्रयोग किया जो साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि एक वेलोसिटी, एक वेग ऐसा है जहाँ से अगर किसी वस्तु को उस वेग से पलायन कर दी जाए, भेज दी जाए, तो वो गुरुत्वाकर्षण सीमा के भी बाहर चली जाएगी। यानी वहाँ से जो है, जिस तरह से ये रॉकेट जाता है, रॉकेट आपका कभी वापस नहीं आता, वो फेल हो जाता है, वो एक अलग बात है, उसमें टेक्निकल मिस्टेक, इंजीनियरिंग मिस्टेक हो सकती है, परंतु उसका जो वेग है वो वेग गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाता है। और कई बार हमने सुना है कि जो आपकी चंद्रमा पे कुछ यात्री गए तो कुछ समय ऊपर उससे बाहर निकल के हवा में तैरे, तो हवा में तैरने का मतलब वहाँ कोई बल नहीं है। अगर बल होते तो वहाँ तैर ही नहीं सकते थे, वो तो नीचे आते, परंतु वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा के भी बाहर चले गए। इस कारण से इस तरह के जो लोग हैं, वो अकेला आदमी जीवन में हमेशा अकेला आदमी पैदा अकेला होता है, आदमी जाता अकेला है, तो काम अकेला क्यों नहीं कर सकता है। तो ये आपको ये लक्ष्य तय करके
अकेले ही मेहनत करना है और उसमें कोई बाधाएं आ रही है तो उन बाधाओं को आपको कम करना है। ये मेरी आपसे सीख है। और इस मामले में समाज की जहाँ भी ज़रूरत हो, समाज के लोगों की ज़रूरत हो, हमारे जैसे लोगों की भी ज़रूरत हो, हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि समाज से हम बड़े नहीं हो सकते। समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अगर ये मान और सम्मान आज हमें मिला जिससे हम अभिभूत हैं, तो वो इस समाज में पैदा हुए, उसका एक नतीजा है, उसका एक कारण है। तो इसलिए समाज में हम कुछ कर पाएँ तो इससे ज़्यादा हम अपने को धन्य और किसी काम से नहीं समझेंगे। हम धन्य समाज के कुछ काम आ जाए उसमें हम अपना धन्य समझेंगे। ये आप लोगों के लिए थी। मैं कुछ बातें जनरल जो चीज़ें हैं, जनरल समाज के हम सब साथ बैठे हैं तो समाज के लिए भी है, क्योंकि अगर कोई समाज विकसित समाज कहलाता है, हम कई बार नाम सुनते हैं विकसित और विकासशील और इस तरह से, तो विकसित यानी कि आगे बढ़ा हुआ समाज। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से कार के 4 पहिए होते हैं उसी तरह से समाज को परिपूर्ण होना है, समाज को विकसित होना है, तो उसमें भी 4 पहिए आप बराबरी में लगा दो तो समाज आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह से कार के 4 पहिए हैं और उन 4 में से एक में भी आपकी पंचर हो जाए तो वो कार नहीं चल सकती। इसी तरह से अगर समाज को वास्तव में विकसित होना है, परिपूर्ण होना है, आगे बढ़ना है, तो वो जो 4 पहिए है आपका शैक्षणिक स्तर, पहला पहिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, शिक्षा का स्तर। हम बिल्कुल कई बार खुश भी होते हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि अभी तक हम जो ग्रामीण समाज जो हमारे बराबरी के समाज है, उनके बराबरी के समाज के बराबर भी अभी हम शैक्षणिक स्तर में नहीं आ पाए हैं। ये एक सत्यता है और जिसको हमें स्वीकार करना ही होगा। मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये बात सही है, पर सामाजिक स्तर है जो जितना आपकी जो एजुकेशन का लेवल होना चाहिए। जिस तरह से बीच में हमारे बच्चे, अभी हेमाराम जी भी कह रहे थे कि हम शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करते हैं, परंतु एक समाज की थोड़ी कमजोरी है कि हम जिस तरह से उठाव करते हैं उस उठाव को जारी नहीं रख पाते। हम थोड़ी देर के बाद में हमारा जो धैर्य है वो डिगमिगा जाता है। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, बच्चों को छोड़ देते हैं। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति था। पहले अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका में बने थे। उन्होंने कई चुनाव हारे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव से लगा के अमेरिका के राष्ट्रपति तक चुनाव लड़े और वो चुनाव लगातार हारते रहे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर दिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, तो चुनाव भले हारे पर उसमें क्या कमी रही उस पर मंथन करके अगले चुनाव में वापस मैदान में गए और आखिर वो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जहाँ पे श्वेत आपस में लड़ते थे, वहाँ पे जो अश्वेत है उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे। परंतु उन्होंने ठान लिया था। तो अगर ये समाज और समाज की आप जो भारत आपकी युवा पीढ़ी जो समाज का भविष्य है वो अगर हम तय कर लें तो हम शैक्षणिक स्तर में बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपनी जो मंजिल है, मंजिल अपनी बहुत बड़ी मत बनाओ, पर मंजिल आप केवल और केवल आप जिस ग्रामीण समाज से आते हैं और ग्रामीण समाज में अपने बराबरी का कौन सा समाज है उससे अपनी तुलना करके उनके बराबरी तक लाने की ही बात करें। तो अगर ये तय करें और उसके लिए जो भी करना पड़े सब मिलके करें। मैं कोई बात करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पर उसके लिए जो भी प्रयास हमें अगर करना पड़े तो हम प्रयास करें और उसका स्तर बीच में एक तो ड्रॉप आउट नहीं कराए, और जो कमजोरी रह रही है हमें आपस में जो धैर्य की जो है थोड़ी सी कमी है, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का था। आपकी बाढ़ आई थी
बाढ़ कब आई थी? बच्चे पैदा नहीं हुए थे, मैं तो पैदा हो गया था पर मैं बच्चा था। विक्रम संवत 2030 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, और उसके 6 साल बाद में वापस आपके 3600 में, आपकी 2036 में 2 बाढ़ें जो आई थी वो पूरे की पूरी पश्चिमी राजस्थान को झकझोर दिया था उन्होंने। जो तीसा की बाढ़ थी, 2030 की जो बाढ़ थी, उसमें अपने कई जो लूणी नदी के किनारे जो गांव थे, वो कई गांव जो ढाणियों में रहने की अपने परंपरा है, कई गांव और ढाणियाँ तबाह हो गई थी। मैं उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ अपने बुजुर्गों को। उस ज़माने में हमारे जोधपुर के कुछ सहायता समूह, जो एनजीओ जिनको कहते हैं, एनजीओ के लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए, जिनका घर चला गया, जिनकी आपकी ज़मीन बर्बाद हो गई, जिनके पशुधन सब बह गए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए गए। तो पारलू में, पारलू के यहाँ विराजमान थे, सुबह मिले थे ना पारलू वाले चेतन जी, 2030 में ये सच्ची घटना जो मुझे बताई गई वो बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस समय 2030 में 5-7 साल का था। एक बुजुर्ग जो कि पेड़ पे चढ़े, उसके कारण वो जिंदा बचे, बाकी उनका परिवार पूरा का पूरा बह गया। पर अगर आज का समय होता तो पूरा परिवार बहने के बाद में वो भी अंतिम व्यक्ति रुकता ही नहीं है, वो भी जाता। परंतु उन्होंने कहा कि ये जो मुझे जो मनुष्य शरीर मिला है, जो भगवान ने दिया है, जब भगवान की इच्छा है तभी मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। मैं मतलब इस शरीर के साथ या भगवान ने जो मुझे ये दान में दिया है, इसके साथ मैं आघात नहीं करूंगा। तो जो सहायता समूह वाले हैं वो सहायता लेके उनके पास गए कि आपको घर बनाने के लिए पैसा दे दे, आपको कुछ और व्यवस्था के लिए, खाने के लिए पैसे दे। उन्होंने कहा मेरा तो सब कुछ लूट गया, जो था, अब मैं अकेला हूँ, मेरा जो था सब बह गया, और अब मैं हाथ फैलाऊं। अगर इस भगवान ने जब यही तय किया है कि मुझे जाना है तो मैं चला जाऊंगा, मैं बह के तो नहीं जाऊंगा, परंतु अगर भूख से मरना है तो मैं मर जाऊंगा, परंतु मैं जो किसी दान रूपी चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। यानी कि इतना अपने जो लोग हैं धैर्यशील लोग थे, कितना बड़ा आगाज अपन इसको मानते हैं। परंतु आज कई बार बच्चों के बारे में भी सुनते हैं, बच्चे थोड़ा सा एग्जाम में, और स्पेशली कोटा में जो हो रहा है, वो सारे समाजों के लोग बच्चे जहाँ आते हैं, कई बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है वो इस तरह से इन पेरेंट्स के साथ आघात करते हैं। वो समझ में नहीं आ रहा, उसमें कुछ कमी पेरेंट्स की भी है कि हम उनको कई बार उनको इस तरह से झोंक देते हैं, हम उनको पता नहीं कर पाते कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। हर एक की अपनी कैपेसिटी है। बच्चा 12th में, नीट में, मेडिकल में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं उसकी जीवन खत्म हो गई। सचिन तेंदुलकर तो 12th फेल है, सचिन तेंदुलकर 12th फेल है और वो भारत रत्न है। तो आपके पास इतने रास्ते हैं कि आपका एक रास्ता खत्म हुआ, दूसरा रास्ते की शुरुआत हो जाएगी, दूसरे रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला जो पहिया है वो शिक्षा के स्तर को सुधारना, एक जो पहिया है ये इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा जो भगवान की, राजा राम जी की देन मैं मानता हूँ कि आर्थिक जो संबल है, आज अपना समाज मेरे ख्याल से जो अगर हवा में, टायर में हवा भरे चारों पहिए में, तो ये हवा सबसे ज़्यादा पाउंड इसमें होगा, 35 या 40 पाउंड हवा इसमें आएगी। आर्थिक स्थिति भगवान की दया से हमारे समाज की आज ठीक है। इसी कारण से पूरे हिंदुस्तान में, हाँ, तो हिंदुस्तान में हम इस तरह से फैले हुए हैं और ये इस तरह की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं। तीसरा सांस्कृतिक और धार्मिक, उस मामले में भी हम कम नहीं है, उस मामले में भी लगभग अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम सजोए हुए हैं और धार्मिक हम है ही, क्योंकि हमारे खान में, पान में, व्यवहार में, पहनावा में हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से भी हम आउट नहीं हुए। यो पहिया भी ठीक है। हमारा एक कमज़ोर पहिया है शैक्षणिक, और दूसरा किसी समाज को क्रांति लानी है, समाज को सही रूप में आगे दिखाना है, दर्शाना है, तो एक और पहिया है राजनीतिक। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ, पर जो 4 पहिया है उसका एक पहिया राजनीतिक। अगर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी विचारधारा हो सकती है,
कोई भी पार्टी हो सकती है, परंतु अगर राजनीति के फील्ड में हम कमज़ोर रह गए तो उसका जो भुगतान होगा, आप यहाँ से आते मारवाड़ आते हैं, पैसा खूब है, गाड़ी लेके आते हैं, परंतु वहाँ पे गाड़ी अगर रोड पर एक आपको पुलिस वाला भी रुकवाता है तो आपको 500-1000 रुपये देने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। वो जो भी मांगेगा हम देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे हमारे कोई लोग नहीं है। अगर मैं लूणी की बात करूं, जोगाराम जी हमारे जो आज है, कई बार ये भी दुख होता है कि जब ये सुनते हैं कि हमारे लोग बहुत ही मेहनत करके संघर्ष करके उस जगह तक जाते हैं और उसमें कहीं न कहीं कमी हमारे समाज के लोग रख देते हैं, तो ये एक बड़ी दर्दनाक बात है, तकलीफदेह बात है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक हमारी राजा राम जी ने भी कहा है और वो कहावत अभी भी चल रहा है कि हम अपने लोगों के पैर खींचते हैं। हम अपने घर में अपने ही लोगों के पैर खींचते हैं, हम बाहर जाके पैर खींच नहीं सकते, तो इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। तो राजनीतिक आपका जब तक वर्चस्व नहीं होगा, आपकी आर्थिक क्रांति, आपकी धार्मिक क्रांति, आपकी सांस्कृतिक क्रांति, इन दो कमजोर पहियों के बिना पूर्ण विकसित समाज का दर्जा नहीं दे पाएगी। इसी कारण से आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है और राजनीति के क्षेत्र में भी हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को जहां भी मौका मिले हम किसी न किसी रूप में उनको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं एक बड़े तकलीफ के साथ एक जो वाकया है जो पिछले दिनों हुआ था हमारे मारवाड़ में, शिकारपुरा धाम में, हमारी जो एक परंपरा रही है कि हम घर में आए को मेहमान मानते हैं, ये है और आज भी है, परंतु हमारे वहाँ पर एक एमपी के कैंडिडेट आए और उसमें हमारे लोगों ने जो नारे लगाए, विचारधारा बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपका आमने सामने बात हो सकती है, फिर जिस तरह से सार्वजनिक रूप से जो चीज़ें हुई उसका पछतावा, उसका भुगतान, आप तो यहाँ बैठे हैं पर मारवाड़ में 4 साल तक जो गवर्नमेंट रही है उसको वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसको भुगता है। चाहे करने वाले कोई नासमझ होंगे, पर उन नासमझों को भी कहीं ना कहीं हमें समझाना पड़ेगा कि आप जो चाहे करें, तो अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हमें उनको मान दे, सम्मान दे, उनके मुंह पे हमें क्या लेना और क्या देना, तो इन बातों का थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं अगर हम करेंगे तो हम निश्चित तौर पे एक विकसित समाज के रूप में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने जो मान सम्मान, मैं समझता हूँ कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं, आपके साथ बैठने वाला, उसी बीच में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तो जो मान सम्मान आप कल से दे रहे हैं, मैं उससे अभिभूत हूँ, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरे लायक जरूरत हो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़ी बात नहीं करता, परंतु मैं अगर इस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ कर सकूँ, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और एक बार पुनः पूरी चेन्नई समाज का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय राजेश्वर, राम राम से। बोले राजेश्वर भगवान की।